नमस्ते दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ इंटरनल सिक्योरिटी भी एक अच्छा टॉपिक है। इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ही ध्यान में रखे जाते हैं। किसी भी ब्यूरोक्रेट को इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल इश्यूज या यूँ कहें तो इंटरनल रीजंस की वजह से ही नॉलेज में होने चाहिए। दोस्तों, दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो चीज़ें दुनिया में होती थी वो जो है इम्पैक्ट करती थी इंटरनली। 1992 में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ग्लोबल इशूज से ज़्यादा इम्पैक्ट होने लग गया। आप देख लीजिए, ऑयल और गैस की प्राइस बढ़ती है, हमारा विदेशी निर्यात, आयात, घाटा, हमारी इकोनॉमी के बड़े मैक्रो फैक्टर से इफेक्ट होते हैं। कोई वॉर छिड़ जाती है, उसका हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक साइड इफेक्ट है। सेकेंडली, अब ग्लोबलाइजेशन का लेवल इतना बढ़ चुका है कि नेपाल जैसे, बांग्लादेश जैसे देशों में इलेक्शंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यानी कि कोई कमज़ोर देश है, उसका सिक्योरिटी अच्छा नहीं है, तो नो डाउट वहाँ की गवर्नमेंट्स जो वहाँ की आबादी चुनेगी उसको भी गिराया जा सकता है। अब आज इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते समय हम ये देखेंगे कि क्यों इंटरनल सिक्योरिटी बहुत डे बाय डे इम्पोर्टेंट अपनी रिलेवेंस बढ़ा रहा है। देखिए, पुराने समय में जब सम्राट अशोक ने अपना साम्राज्य अफगानिस्तान के भी बियॉन्ड फैलाया था, तो इतने बड़े राज्य की सुरक्षा करना संभव नहीं था। आंतरिक सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी है या एक्सटर्नली जो सुरक्षा है। अब डिफेंस का जब बात करते हैं या इंटरनल सिक्योरिटी में जब डिफेंस की बात करते हैं, तो डिफेंस का मतलब केवल वेपन नहीं होता है। जब वॉर होगी तब वेपन्स यूज़ होंगे, बट किसी एक्चुअल कन्वेंशनल वॉर से पहले कई लेयर्स में वो वॉर चालू हो जाती है। साइकोलॉजिकल लेवल पे, इंफॉर्मेशन लेवल पे, नैरेटिव लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे सब जगह वॉर चालू हो जाती है। तो भारत के अंदर भी ऐसा ही कुछ है। जब किसी भी स्थिति में जब भारत मजबूत होना चालू होता है, जैसे अशोका के टाइम पे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुआ, समुद्रगुप्त के टाइम पे हुआ, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे हुआ, कनिष्क के टाइम पे हुआ, तो जब जब भारत मजबूत होता है, भारत के अंदर किसी शक्तिशाली राजा का शासन रहता है, तब भारत के अंदर उस समय पैरेलली इंटरनल सिक्योरिटी पे भी काम करना होता है। इंटरनल सिक्योरिटी में जैसा कि मैंने कहा, इसका तात्पर्य डिफेंस का मतलब वेपन से नहीं होता है, वो व्यू रचनाओं से होता है। अब कहेंगे व्यू रचना, बिना हथियारों की सुरक्षा कैसे? देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि कोई राजा है जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य है और उसकी इंटरनली बहुत सारे थ्रेट आने की संभावनाएं हैं। एक्सटर्नल तो वो डील कर ही लेगा क्योंकि बहुत बड़ी फौज है उसके पास, राज्य बड़ा तो फौज बड़ी, तो कोई छोटे मोटे राष्ट्र तो उसके सामने चैलेंज है ही नहीं। तो जो चैलेंज है तो वो इंटरनल है। तो क्या किया जाता था कि राजा का बेटा बहुत क्रूर होता था, उसको क्रूर शिक्षा दी जाती थी, बहुत ही क्रूर दिखता था। एक बेटा हमेशा क्रूर बनता था। तो इससे क्या होता था
इससे ये होता था कि प्रजा के मन में या किसी भी नागरिक के मन में अगर राजा के प्रति द्वेष भाव या किसी भी तरह की उसके मन में शत्रु भाव पैदा होता था तो वो खत्म हो जाता था, क्योंकि उसको पता अगर ये राजा गया तो इसका बेटा इससे भी कई गुना क्रूर राजा जाएगा। तो प्रजा के मन में ये भाव आने की इस राजा को निपटा दिया जाए, वो ये सोचते थे कि ये जितना जिए उतना बढ़िया है। तो एक तरीके से ये एक व्यूह रचना है, सुरक्षा का एक पैमाना है कि राजा को इतना क्रूर करो, राजा के एक बेटे को इतना क्रूर करो कि प्रजा राजा की लंबी आयु की कामना करे। सुरक्षा का ये भी एक तरीका है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, और कहाँ पुराने समय में चले गए, कहाँ व्यूह रचना, कहाँ चक्रव्यूह, कहाँ राजा के बेटे को इतना क्रूर बनाने की बातें होने लगी। जी बिल्कुल। चाइना क्या करता है, रशिया क्या करता है, यही करते हैं। नॉर्थ कोरिया। इंटरनल सिक्योरिटी में इंटरनल थ्रेट को लेके हाईली सेंसिटिव माहौल बनाना होता है। परिंदा भी पंख ना मार सके ऐसा माहौल बनाना होता है। राजा की या राज्य की व्यूह रचना में मनोवैज्ञानिक स्तर पर कई तरह के पैमाने तय होते हैं। कई व्यूह रचनाओं के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। चक्रव्यूह के अंदर सबसे बीच में किसको रखा जाता है? चक्रव्यूह के अंदर सबसे बीच में रखा जाता है उस व्यक्ति को जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जब जयद्रथ के व्रत की सौगंध अर्जुन ने खाई थी तो जयद्रथ के बीच में कई योद्धा खड़े थे अर्जुन को रोकने के लिए, ताकि अधिक से अधिक समय गंवाया जा सके, जयद्रथ को संभाला जाए, क्योंकि जयद्रथ की इंपॉर्टेंस थी। जयद्रथ को अगर नहीं मार पाए तो अर्जुन को अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। तो एक योद्धा को ना मार पाने पर एक योद्धा को अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी, युद्ध का परिणाम उसे बदल सकता था। तो भगवान कृष्ण ने व्यूह रचना रची और ऐसा माहौल बनाया कि सबका ध्यान भगवान की उस रचना पे गया, सब सुरक्षा घेरे से हटे और जयद्रथ को अर्जुन ने धनुष उठा के वध कर दिया। राजा का एक बेटा क्रूर बनाना एक पैमाना है, तो ऐसी रचनाएं रचना जिससे भीतर छुपे शत्रुओं को बाहर लाने के लिए भी आसानी हो, ऐसी व्यूह रचना भी करनी पड़ती है। तो चक्रव्यूह के सबसे भीतर जो व्यक्ति है सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसकी सुरक्षा करना, और यदि शत्रु किसी सुरक्षा घेरे में है तो उस भेदन के लिए किसी रचना का रचना भी चक्रव्यूह का हिस्सा है। दोनों जरूरी है। अब मैं यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा की बात क्यों करना चाह रहा हूँ? लोग तो सब एडवांस एयरक्राफ्ट की बातें कर रहे हैं, फाइटर जेट्स की बातें कर रहे हैं, 6th जनरेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नेरेटिव वॉरफेयर की बातें कर रहे हैं, हाइब्रिड वॉर्स की बातें चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें चल रही है, और कहाँ पुराने ज़माने की इन बातों पे आ उलझे। देखिए, किसी भी मुल्क को टेक्नोलॉजी से मजबूत नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्रवादी भावना के लोग आज भी उतने ही ज़्यादा कीमती हैं जितने किसी आज से 2000 साल पूर्व थे, आज से 1500 साल पूर्व थे, आज से 500 साल पूर्व। अब यहाँ पे चक्रव्यूह के भीतर सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं जिनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भारत के लिए अति आवश्यक है। अब और आज ये डिस्कशन क्यों हो रहा है, क्यों मैं चक्रव्यूह की बातें कर रहा हूँ, क्यों व्यूह रचनाओं की बातें कर रहा हूँ? आज विश्व गुरु की बातें हम कर रहे हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने की बातें हम कर रहे हैं। तो क्या बिना युद्ध किए, बिना व्यूह रचनाओं के, बिना सुरक्षा के हम ये सब कर पाएंगे? किसी भी राष्ट्र को, अमेरिका हर समय किसी न किसी देश में एक जंग लड़ रहा होता है। क्यों?
वो आने वाले खतरों को, आने वाली ताकतों को पहले से ही अंजाम पर पहुंचा देता है, ताकि वो सबसे मजबूत राष्ट्र बना रहे। हर वो राजा जो सबसे मजबूत होता है वो अपने शत्रु को पनपने से पहले ही गर्भ में ही निपटा देता है। तो भारत को विश्व गुरु बनने के लिए, शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए न केवल आंतरिक खतरों को निपटाना होगा, बल्कि आंतरिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना होगा। एक होमी जागीर भाभा की वजह से भारत 20-30 साल क्या 50 साल पीछे चला गया। सैटेलाइट और एक हमारे स्पेस के इंजीनियर को, साइंटिस्ट को हनी ट्रैप करके कह लो या कुछ भी कह लो, जब अटैक कर दिया जाता है तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। हथियारों से भी ज़्यादा ज़रूरी है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो उन हथियारों की टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। हमारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, उसकी सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी होगी। हमारी वॉर स्ट्रेटजी, अभी एक F-35 केरला के अंदर हमारे रेडार्स ने डिटेक्ट करके लॉक किया। क्या वो F-35 ऐसे ही आया था, या हमारी रेडार की स्कैनिंग करने आया था, या हमारे डिफेंस के या हमारे रेडार के स्टैंडर्ड्स को देखने आया था कि F-35 को हम ट्रैक एंड डिटेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हमारे मीडिया चैनल्स इस पे वाहवाही लुटाने में लगे हुए कि ओह हमने क्या कर दिया। हमें ये समझना होगा कि दुश्मन आखिर चाहता क्या है। अच्छा, दुश्मन की बात करते तो दुश्मन कौन है? एनिमी कौन होता है? एनिमी, शत्रु, ये बहुत ही बड़ा शब्द है, शत्रु। क्या ब्रिटेन हमारा मित्र है या ब्रिटेन हमारा शत्रु है? अमेरिका हमारा मित्र है या अमेरिका हमारा शत्रु है? इजराइल हमारा मित्र है या इजराइल हमारा शत्रु है? पाकिस्तान हमारा मित्र है या शत्रु है? बांग्लादेश मित्र या शत्रु? ये कैसे तय होता है? मित्र या शत्रु में परिस्थितियां निर्मित करती है। यदि आप विश्व की शक्ति बनना चाहते हैं और आपके साथ कोई और भी है जो ये सपना देके बैठे हैं, तो वो आपके कहीं ना कहीं शत्रु हैं। जो शत्रु दिखते हैं, जैसे पाकिस्तान हमारा एक देश, पड़ोसी मुल्क है जो शत्रु दिखता है, लेकिन कुछ शत्रु दिखते नहीं हैं, पर वो होते हैं। अब आप कहेंगे कि आज के समय में आंतरिक सुरक्षा का डिस्कशन इतना ज़रूरी क्यों है? मैं बताना चाहता हूँ। कोविड के बाद में चाइना के अंदर सारी फैक्ट्रीज बंद होने लगी है, क्योंकि उसने कोविड फैलाया, एक वायरस फैलाया जिससे लोगों को मारा जा सकता है या मर सकते हैं। बायो वॉर, एक ऐसा वायरस जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। थ्रेट कंपनियों को फील हुआ, कुछ बहुत बड़े देशों को फील हुआ, और उन्होंने वहाँ से फैक्ट्रियाँ बंद करनी चालू कर दी। वायरस दिखता नहीं है, कोई बहुत बड़ा हथियार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है वायरस में। लेकिन वायरस के बाद जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, जो सप्लाई शॉर्टेज हुए, जिस तरह के चैलेंजेस दुनिया को हो और कई देशों को फील हुए, उसके बाद उन्होंने सोचा कि सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, एशिया के और भी कई मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने इंडिया की तरफ देखा, बड़ा देश है, बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, अब धीरे धीरे एप्पल वगैरह सारी कंपनियां भारत में शिफ्ट हो रही है। जाहिर सी बात है कई देशों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उनको इससे खतरा महसूस होता है। दूसरा, भारत डिफेंस में या यूं के लिए
सकते हैं। स्पेस के टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में और भी बहुत सारी चीज़ों में इंडिया के अंदर ब्रेन की कमी नहीं है। इंडिया के अंदर लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है। कई देशों में 90 देशों में इलेक्शंस हुए, लगभग हर जगह सरकारें चेंज हो गई। 24-25 में, 23-24-25 में लगभग 100 से अधिक देशों में इलेक्शंस हुए, सब जगह सरकारें बदल गई। लेकिन भारत के अंदर डेमोक्रेसी सही से फंक्शन कर रही है, इलेक्शंस फेयर हो रहे हैं और लीडरशिप मजबूत है। दुनिया के कई देशों को ये भी पसंद नहीं है। भारत अपने ऐसे मुद्दे सुलझा रहा है जिससे देश की ग्रोथ रुकती है, ये भी कई देशों को पसंद नहीं है, जो भारत को उड़ता हुआ देखना नहीं चाहते। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए अभी रिसेंटली दिल्ली में जो अटैक हुआ, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यहाँ के इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। हाँ, ज़रूर यहाँ के कुछ मूर्ख है जो इस चीज़ को नहीं समझते कि इनमें उनका भी उतना ही घाटा है जितना देश का घाटा है। लेकिन वो ऐसा नहीं समझते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में ऐसी शिक्षा दी गई है और वो शिक्षा इसी देश के अंदर से आई है उनके अंदर। जो ऐसे लोगों को मोरल सपोर्ट देते हैं, ऐसे लॉयर्स, ऐसे थिंकर्स, ऐसे पब्लिशर्स, ऐसी यूनियंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ऐसी सोच को बढ़ावा देती है जिसमें देश का घाटा होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए ऐसी सोच, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी पार्टीज खतरा है। सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत कुछ इंश्योर करती है। इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टर्स को सेफ लगेंगे तो ग्रोथ होगी, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें घटित होगी तो इससे माहौल प्रतिकूल बनेगा अनुकूल की बजाय। तो इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी ज़रूरी है। अभी हमारे एक साइंटिस्ट की अननेचुरल डेथ हुई, दैट इज़ आल्सो नॉट गुड। मोदी जी, ऐसा पता नहीं कॉन्स्पिरेसी है या हकीकत है, मोदी जी के को टारगेट करने की न्यूज़ चली थी एशिया समिट में। तो कहीं ना कहीं भारत जब मजबूत होता है तो भारत की आंतरिक सुरक्षा खतरे में आ जाती है या आंतरिक खतरे पैदा होने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई हमारा ऐसा दुश्मन है छुपा हुआ जिसको ये पता है कि अब भारत की बाहरी ताकतों से लड़ने की कैपेबिलिटी डेवलप हो चुकी है। अब चाइना हमसे डोकलाम के बाद समझ चुका है कि भारत से सीधी जंग चाइना भी नहीं लड़ सकता, उसको भी पता है। तो उसने प्रॉक्सी वॉर लड़ी वाया चाइना, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। टर्की को हमने जिस तरीके से घेरा, आर्मेनिया, साइप्रस और ग्रीस के साथ जो डिफेंस टाइज करके, फिलीपींस को हमने रिसेंटली जो ब्रह्मोस दी, उसके बाद जो चाइना की हवा टाइट हुई है, जापान के राइज के बाद, जिसकी मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, चाइना भी अब दो तरह से गिर चुका है। म्यांमार के अंदर हमारी प्रेजेंस बढ़ी है, अफगानिस्तान के अंदर हमारी प्रेजेंस बढ़ी है। इन दो कंट्रीज में हमारी प्रेजेंस बढ़ने से बांग्लादेश की हवा टाइट हो गई और इधर अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो हार्ड कोर डिप्लोमेसी और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिप्लोमेसी अब सामने आ रही है, वो हमारी एग्रेसिव मोड को दिखा रही है। और जब भारत का ये एग्रेसिव मोड सामने आ रहा है तो कई ऐसे देश जो दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं, लेकिन उनकी काली करतूतें देखनी हो तो आप अफ्रीका जाके देखो। ये जो नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे कंट्रीज, इटली और ये यूके अच्छे देश हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट्स को देखें तो हैप्पीनेस इंडेक्स में, ये कई सारे इंडेक्स में भारत को पीछे दिखाते हैं। तो वहाँ इनकी असलियत सामने आती है। ये भारत से जलते हैं, ये रेसिस्ट कंट्रीज़ हैं और ये भारत के दिमाग से भी डरते हैं, भारत की ग्रोथ से डरते हैं। ये चाइना से इतना नहीं डरते जितना जापान, भारत और इसराइल से डरते हैं। जो सीमेटिक, एंटी सीमेटिक जो बातें होती है ना, जो एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं सीमेटिक, एंटी सीमेटिक, जो जियोनिज्म के खिलाफ जो रेसिज्म है यूरोप के अंदर, वो इसीलिए है क्योंकि जब वाइट रेस को अपने से सुपीरियर लोग दिखते हैं तो वह ऐसे ही बिहेव करते हैं। वो डिवाइड एंड रूल एंड जो ये ऐसे टैक्टिक्स अपनाती है। अभी आप सूडान, नाइजीरिया के अंदर देख लीजिए, वॉर छिड़ी हुई है। अफ्रीका के अंदर जो उनके मिनरल्स और
रिसोर्सेज को लूटने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ जिस तरह से वहाँ पे मारकाट मचाती है, उनके साथ जो इतना बेड ट्रीटमेंट अफ्रीकन ट्राइब्स के साथ या अफ्रीका के लोगों के साथ होता है, वो क्या दिखाता है कि ये देश बहुत डेवलप्ड हैं लेकिन एक्चुअली में ये लोग शैतान हैं। तो भारत के दुश्मन भी यही लोग हैं। जॉर्ज सोरोस कोई एशिया का तो है नहीं, यूरोप का आदमी है। डोनाल्ड लू भारत का तो आदमी नहीं है। CIA जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है, तो भारत की नाकाबंदी करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे। और इनके लिए कोई मोरल, कोई एथिक्स तो है नहीं, क्योंकि इनके लिए इनकी खुद की कई सारी काउंटर नैरेटिव एजेंसीज, काउंटर नैरेटिव के लिए इनके नैरेटिव कैंपेन्स चलते हैं जो डाइवर्ट करते रहते हैं, जो यूँ के इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चलाते हैं। अभी जो अरब स्प्रिंग चली थी उस टाइम इन्होंने मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़ को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, बहुत सारे उनके कंट्रीज़ के लीडर ही उड़ा दिए इन्होंने। नॉर्थ कोरिया को इन्होंने घेर रखा है, रशिया पे सैंक्शंस ठोक रखे हैं, चाइना को लेके इन्होंने कोविड के बाद जो हेट्रेड फैला रखी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, वो इंडिया के खिलाफ भी है, बांग्लादेश के खिलाफ भी है, अफ्रीका के खिलाफ भी है, जापान के खिलाफ भी है। जापान को 50 सालों तक इन्होंने मिलिट्री नहीं रखने दी, बाकी इटली और जर्मनी को तो अलाउ कर दिया। कारण एक ही है, वाइट सुप्रीमेसी, वाइट रेसिज्म दुनिया के अंदर ये फिर से उबाल पर है। तो ये खुद के देशों में तो फिर भी सफाया चालू इन्होंने कर दिया है खुलेआम पर, लेकिन भारत के अंदर ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह की ग्रोथ हो, पीस हो, नहीं। इनकी थिंकिंग अलग लेवल की है। ये जानते हैं कि अगर भारत एक लेवल के ऊपर पावरफुल हुआ, उसके बाद मल्टीफोल्ड पावरफुल हो जाएगा इंडिया। इंडिया बहुत क्लोज है बहुत सारे माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे डिफेंस में हो। एयरक्राफ्ट इंजन बनने में भारत ज़्यादा पीछे नहीं है। उसके बाद हमारी एयर सुपीरियरिटी बढ़ जाएगी। मिसाइल में हम वैसे ही वर्ल्ड क्लास हैं। डॉक्टर्स, मेडिकल रिसर्च में हम वैसे ही अच्छे हैं। इंजीनियर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिस मैसिव स्केल पे हमने करने चालू कर दिए हैं, तो वैसे ही कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अफ्रीका के अंदर या एशिया के अंदर भारत की सॉफ्ट पावर की वजह से भारत की इमेज अच्छी है वेस्टर्न कंट्रीज़ से, तो वो भी एडवांटेज है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये पता है कि जो भारत का कद कद बढ़ रहा है उसको रोकना अब बहुत ज़रूरी हो गया, और उसके लिए वो इंटरनल थ्रेट पैदा करेंगे। बहुत हमारी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है या हमारे इलेक्शंस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल नैरेटिव सेट करेंगे। किसी तरीके से भारत को की ग्रोथ को हैम्पर करने के प्रयास होंगे। पिछले 6-7 सालों से चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट देख लो, चाहे दिल्ली राइट्स देख लो, या जो टेररिस्ट अटैक देख लो, पहलगाम, पुलवामा, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे जहाँ जहाँ से हम ऑयल ख़रीदते हैं उन पे सैंक्शंस लगा देते। पहले वेनेजुएला पे लगा दिया, ईरान पे लगा दिया, फिर रशिया से लिया तो रशिया पे लगा दिया। तो हमें कई तरीक़ों से हमारी जो कल्चर है, कल्चरल अटैक होते हैं। बॉलीवुड मूवीज़ में देख लो, OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो वेब सीरीज़ आती है उनके ज़रिए, बच्चों के कार्टून के ज़रिए, साइकोलॉजिकल लेवल पे देख लो, तो हमें घेरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत को टारगेट किया जा रहा है, और उसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी को हमें बढ़ाना होगा। और इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हमें व्यू रचनाएं रचनी होगी। दुश्मन को दुश्मन के देश में ही ख़त्म करना होगा। जैसे एक राजा का बेटा क्रूर जब होता है तो प्रजा अपने आप राजा की लंबी दुआ की जो है कामना करती है। भारत को भी ऐसे डीप स्टेट क्रिएट करने होंगे, थिंक टैंक्स क्रिएट करने होंगे, जो इन चीज़ों से ऐसी इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करनी होगी जो स्पेसिफिकली इन्हीं फोकस्ड हो। लेट से साइंटिस्ट के डिफेंस के लिए एक अलग से विंग बननी चाहिए जो केवल हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को डिफेंड करे, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। हमारे जो
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेट से पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, डैम्स हो गए, उनके लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो उनकी ही सिक्योरिटी इंश्योर करे। हमारे साइबर स्पेस को सिक्योर करने के लिए अलग इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को डिफेंड करने के लिए अलग इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। हमारे साइबर स्पेस के लिए कह लो, हमारे इंफॉर्मेशन के लिए ले लो। सबसे मेन चीज़ है आज के समय में हमारी जो सेंसर बोर्ड की टीम्स हैं वो अलग काम करनी चाहिए। ऐसा कोई वो कल्चर हमारी कंट्री में ना आए, ऐसी कम्युनिटी या ऐसा एजुकेशन सिस्टम पैदा ना हो जाए जिससे नुकसान हो। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल वर्क करने होंगे, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस डेवलप करनी होंगी जो स्पेसिफिकली व्यू रचना का एक हिस्सा हो, जिसके अंदर फर्स्ट लेयर डिफेंस क्रिएट किया जाए। सेकेंडली हमारा जो सोशल नेटवर्क्स, सोशल मीडिया पे जो 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 भी किसी भी तरह का जो फॉरेन फंडिंग होती है या जो चैनल्स होते हैं उनकी हमें फाइनेंसिंग पे ध्यान देना होगा। उनकी फाइनेंसिंग कहाँ से होती है? फाइनेंसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करना होगा, उनकी जो यूँ कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी। ब्लैक मनी को हमें देखना होगा, करप्शन पे कंट्रोल करना होगा, और हमारे जो सबसे मेन जो एसेट्स हैं, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, थिंकिंग क्रिएचर्स हैं, उन पे देखना होगा। सेकंड, पब्लिक सेफ्टी। डिफेंस में सबसे मेन चीज़ होती है या कंट्री की कोर चीज़ होती है वो पब्लिक होती है। और पब्लिक में भी वो लोग जो टैक्स भरते हैं या बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गई, स्पोर्ट्समैन हो गए, उनकी सुरक्षा भी हमें इंश्योर करनी होगी। कई लेयर्स में हमें काम करना होगा। इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करना होगा। हमारे सिटीजन्स, हम विदेश में किसी भी देश में घुसते हैं तो बहुत सारे चेक पॉइंट्स लगे होते हैं। गलती से एक छोटी सी गलती की और आप जेल में। तो किसी भी आदमी का देश में घुसना इतना आसान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे चेक पॉइंट्स होने चाहिए, बहुत सारी तलाशियाँ होनी चाहिए, हर चीज़ वेरीफाई होनी चाहिए। तो पूरे कंट्री में हर पुलिस थाने में एक साइबर एक्सपर्ट टीम लगनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें IITians हो या ठीक है गवर्नमेंट उसको अच्छी सैलरी दे रहे, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है तो उसमें कंप्यूटर साइंस अलाउ करके जो अच्छे इंजीनियर्स है IITs के, उनको हायर करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कंप्यूटर साइंस की पोस्ट होनी चाहिए, जिसमें CS और IT का बंदा हो, IITian हो या भी अच्छी जिसकी नॉलेज हो वो होना चाहिए, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फोकस कर सके। इसके अलावा हमें ड्रग्स पे कंट्रोल करना होगा। ड्रग्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंट्री की, जो क्राइम रेट है उससे बढ़ जाती है। तो इस पे ज़ीरो टॉलरेंस जो है पॉलिसी अपनानी होगी। सेकेंडली, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे ओपनली मतलब अवेलेबल होते हैं, तो वो एक एथिकल चीज़ नहीं है। तो उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उनका सोशल मीडिया इंटरेक्शन कैसा हो। हमें रोड सेफ्टी पे ध्यान देना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किस लेवल की सिक्योरिटी किसी भी कम्युनिटी को दे पाओ। ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट था, वो उसकी इतनी स्पीड में उसने कार चलाई, बाल बाल बजा, तो इतने बड़े क्रिकेटर का लॉस हो जाता। एक साइरस मिस्त्री का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसको भी देखा जाए तो ठीक नहीं था। तो जो एक्सीडेंट्स हैं, रोड एक्सीडेंट्स, वो भी एक खतरनाक रूप लेता जा रहा है। देश में बहुत सारे लोग ख़त्म हो रहे हैं इससे, यूथ ख़त्म हो रही है एक्सीडेंट्स में। तो जैसे टोल लेते हैं तो वैसे ही चालान को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। जितने ज़्यादा चालान कटेंगे या किसी भी ट्रैफिक पुलिस को उसके नंबर ऑफ चालान से इंसेंटिवाइज किया जाए। उनको बहुत कम सैलरीज दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स के ज़रिए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ज़रिए। तो जो ट्रैफिक सिस्टम है कंट्री का, उसको इंसेंटिवाइज जिस दिन कर दिया जाएगा तो दुनिया भर के चालान कटेंगे, लोग ट्रैफिक रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। ट्रैफिक रूल्स को जब फॉलो किया जाता है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे रूल्स को फॉलो करना हैबिट में आ जाता है। जो आदमी ट्रैफिक का रूल फॉलो करेगा वो पक्का कचरा भी कहीं नहीं फेंकेगा।
वो हर जगह ध्यान देगा फिर। तो हमें सिविक सेंस लाना होगा कंट्री के अंदर, अवेयरनेस लानी होगी। तो बहुत सारे लेवल्स पे कंट्री में काम करना होगा और उसके लिए एफर्ट्स लगेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइज करनी पड़ेगी चीज़ें, क्योंकि कोई एक आदमी ये काम नहीं कर सकता, कोई एक पॉलिटिकल लीडर ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए इंस्टीट्यूशंस को काम करना होगा। जब क्राइम कम होंगे तो कोर्ट्स पे बर्डन कम होगा, जब क्राइम कम होंगे, जब माहौल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली कोर्ट्स में, पुलिस स्टेशंस पे वर्कलोड कम होगा। तो सिक्योरिटी, डिफेंस और कंट्री के इंटरनल जो माहौल है ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो वो ग्रोथ को और पीस को दोनों को अट्रैक्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। कंट्री डेवलप्ड तभी होगा जब इंटरनली सिक्योर होगा। आज पाकिस्तान भारत पे हमला करे तो भारत के पास सारे हथियार है, सारा असला है, चाइना से भी हम लड़ सकते हैं, लड़ने की अब उस स्थिति में आ चुके हैं। बांग्लादेश तो अपने को बस खिलौना है, उसको भी ट्विस्ट किया जा सकता है। अपन अपनी बॉर्डर्स भी आने वाले टाइम में अगर और मजबूत होंगे तो बढ़ा लेंगे, नो डाउट। बट इंटरनल सिक्योरिटी दुश्मनों के लिए अब वही एक टूल बचा है, और वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे अब आए दिन थ्रेट बढ़ाएंगे। तो इंडिया को अभी से तैयार होना पड़ेगा। अगले 10 से सालों में इंडिया को सबसे ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए। ऐसी हर चीज़ जिससे इंटरनल सिक्योरिटी बढ़े, लेयर्ड वे में या मल्टी लेयर डिफेंस जो है हमें क्रिएट करना पड़ेगा कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से। और हमें हर लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट बॉडीज़ में और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सब पर डिफेंस देना होगा। सबको डिफेंस मेंटालिटी में लाना होगा। तभी अवेयरनेस बढ़ेगी, तभी सिविक सेंस बढ़ेगा और तभी कंट्री सिक्योर होगा। दिस इज़ नॉट ए वन डे जॉब, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम एंड ए वेरी लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग कंट्री एज ए होल, वन सिंगल बॉडी। कंट्री को एक व्यक्ति के रूप में देखते हुए सिक्योरिटी देनी होगी। सो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में डिस्कस हुआ है, बट हम आने वाले वीडियोस में कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे कि कैसे कैसे उनको बढ़ाया जा सकता है, कौन से आइडियाज़ है जो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। हम बहुत सारे आइडियाज़ को भी डिस्कस करेंगे, रेदर देन सिंपल कि जो इंसिडेंट्स और इवेंट्स हो रहे हैं, जैसा कि सारे यूट्यूब वीडियोज़ में आप देखते हैं कि लोग इवेंट्स और इंसिडेंट्स को ही डिस्कस करते हैं, हैपनिंग्स को ही। बट द रियल डिस्कशन इज़ व्हेन यू डिस्कस ideas, solutions, not problems. So we will discuss solutions and ideas to secure our country internally and bring harmony in the nation. Thank you दोस्तों, जय हिंद।